आप सभी, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सभ्य वेश में को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 3 सभ्य वेश में। आइए इसे। अन्न पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ गई। अन्न यानी जो खाद्य सामग्री होती है, अन्न, उस पर। टॉल्ट की पुस्तक से आहार के विषय में पढ़ने की भूख तेज हो गई। जितनी पुस्तकें मिली खरीद कर पढ़ डाली। डॉक्टर यानी श्रीमती एना किंग्सफोर्ड के उत्तम आहार की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी, यानी वो अपनी ओर आकर्षित करती थी, वो आकर्षक कहलाता है। इसके अलावा डॉक्टर एलियंस के आरोग्य विषयक लेखों से भी अच्छी मदद मिली। वे दवा के बजाय केवल भोजन के हेरफेर से ही रोगी को चंगा यानी ठीक करने की पद्धति अर्थात विधि का समर्थन करते थे। डॉक्टर एलियंस स्वयं अन्नहारी थे, यानी वो खुद क्या थे? अन्नहारी यानी शाकाहारी व्यक्ति थे, अन्न को खाने वाले थे और रोगियों के लिए केवल अन्नहार की सलाह देते थे। जो रोगी व्यक्ति हैं यानी जो बीमार हैं, वो सिर्फ अन्नहार करें, यानी सिर्फ सात्विक भोजन खाएं। इन सारी पुस्तकों को पढ़ने का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में भोजन के प्रयोगों ने महत्वपूर्ण जगह यानी स्थान ले लिया। मेरे बारे में एक मित्र की चिंता अब तक दूर नहीं हुई थी। उन्होंने प्रेमवश यह मान लिया कि मांसाहार न करने से मैं कमजोर हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? मैं मांसाहार नहीं करूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। इतना ही नहीं बल्कि भोंदू भी रह जाऊंगा। मांसाहार न करने से अंग्रेज समाज में हिल मिल ना पाऊंगा, यानी मैं उनसे फ्रेंडली नहीं हो पाऊंगा। अतः उन्होंने मेरे सुधार का एक अंतिम प्रयत्न यानी एक आखिरी प्रयास उन्होंने किया। मुझे अपने साथ थिएटर यानी मूवी हॉल ले जाने का न्योता यानी आमंत्रित अर्बन होटल में भोजन करना था। वह होटल मेरी नज़रों में महल था। सैकड़ों के बीच हम दोनों मित्र एक मेज यानी टेबल पर बैठ गए। मित्र ने पहले परोसा मंगवाया। वह सूप था। जो फर्स्ट ऑर्डर किया वो क्या था? सूप आया उसमें। मैं उलझन में पड़ गया। मित्र से क्या पूछता? परोसने वाले को पास बुलाया। मित्र समझ गया और चिढ़कर मुझसे बोला, क्या बात है? मैंने धीरे से संकोच सहित यानी हिचक के साथ में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस तो नहीं है। यह जंगलीपन इस होटल में नहीं चल सकता। यदि अब भी तुम्हें किचकिच करनी है तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे मोटे होटल पर खाना खा लो और वही मेरी बाट जो होना यानी वही मेरी प्रतीक्षा यानी इंतजार करना। मुझे इस प्रस्ताव से प्रसन्नता हुई यानी खुशी हो गई। उठकर दूसरे होटल की खोज में निकला। पास में ही एक अन्नहारी भोजन गृह था, पर उस समय वह बंद हो चुका था। समझ में न आया कि अब क्या करूं। मैं भूखा रह गया। हम थिएटर गए। हम लोगों के बीच यह अंतिम प्रेम युद्ध था। प्रेम युद्ध यानी प्यार से लड़ी जाने वाली जो लड़ाई है वह प्रेम युद्ध कहलाता है। न हमारा संबंध टूटा, न उसमें कटुता आई। मुझे उनका भय यानी डर दूर कर देना जरूरी मालूम हुआ। मैंने निश्चित किया कि मैं जंगली नहीं रहूंगा, सभ्यों के तौर तरीके भी सीख जाऊंगा। मैं सभ्यता सीखने का अपनी सामर्थ्य यानी अपनी हैसियत से बाहर का और छिछला रास्ता मैंने पकड़ा। विलायती होते हुए भी मुंबई कांच के कपड़ों के उच्च अंग्रेज समाज में न फबने का ख्याल मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े अपने बनवाए। 19 शिलिंग की कीमत उस जमाने में बहुत तो बड़ी ही समझी जाती थी। फिर मैंने चिमनी हैट भी ली। इतने में संतोष न हुआ तो ब्राउन स्ट्रीट में जहाँ शौकीनों के कपड़े सिलते थे यानी बड़े बड़े लोगों के कपड़े जहाँ पर सिलते थे, वहाँ 10 पाउंड को दिया सिलाई दिखाकर यानी 10 पाउंड पैसों में मैंने आग लगा दी। शाम को पहनने का सूट बनवाया। सीधे और बादशाही दिल वाले बड़े भाई से जो जेबों से लटकाई जाने वाली असली सोने की चेन मंगवाई और वह आई भी। तैयार बंधी हुई टाई लगाना शिष्टता सूचक नहीं था, अतः मैंने टाई बांधने की कला भी सीखी। यानी जो एक रेडीमेड टाई आती ना वो सही नहीं होती, वो टाई बांधनी चाहिए जो पूरी सिंपल होती है, जिसकी नॉड हम खुद लगाते हैं। तो उन्होंने टाई बांधने वाली कला भी अब सीख ली। देश में तो आईना हजामत के समय ही देखना पड़ता था, पर यहाँ तो बड़े शीशे के सामने खड़े होकर
टाई ठीक करने या टाई ठीक बांधने, बालों को ठीक पटरियों उतारने, मांग काटने में रोज कोई 10 मिनट तो नष्ट यानी बर्बाद खत्म हो ही जाते थे। पर इतनी टीम टाप ही काफी न थी। अकेले सभ्य पोशाक से थोड़े ही सभ्य बना जा सकता है। सभ्यता के अन्य कई बाह्य सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी आनी चाहिए। उसके सिवा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषा भी आनी चाहिए। मैंने नाचना सीख लेने का निश्चय किया। एक क्लास में भर्ती हुआ, एक सत्र के 3 पाउंड फीस भी दी। 3 हफ्ते में कोई 6 सबक लिए होंगे। ठीक ताल पर पाँव न पड़ते थे। पियानो बजाता था, पर वह क्या कह रहा है यह समझ में न आता था। सोचा वायलिन बजाना सीख लूँ। वायलिन एक वाद्य यंत्र का नाम है। उसने सोचा कि अब मैं वायलिन बजाना सीख लेता हूँ। तो सुर ताल का पता चलने लगे। 3 पाउंड वायलिन खरीदने में भी मैंने खर्च कर दिए। उसकी तालीम के लिए भी, तालीम यानी उसे सीखने के लिए भी। भाषण कला सीखने के तीसरे उस्ताद का घर ढूंढा। उन्हें भी 1 गिनी की भेंट तो चढ़ानी थी, यानी उन्हें भी फीस तो देनी ही थी। लिया पिट का एक भाषण शुरू किया। इनबेल साहब ने मेरे कानों में घंटी बजाई और मैं जागा। मुझे इंग्लैंड में जिंदगी कहाँ बितानी है? लच्छेदार भाषण सीखकर क्या होगा? नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा? वायलिन तो अपने देश में भी सीखा जा सकता। मैं तो विद्यार्थी हूँ। क्या हूँ? विद्यार्थी। मुझे तो विद्याधन जोड़ना चाहिए। मुझे अपने कंधे के लिए जरूरी तैयार करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जा सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ यानी लालच छोड़ देना चाहिए। इन्हीं विचारों की धुन में उपयुक्त उद्गारों से पूर्ण एक पत्र मैंने भाषण शिक्षक को लिख भेजा। उसमें मैंने 2 या 3 पाठ ही लिखे थे। पहला नृत्य यानी नाच का। शिक्षक को भी वैसा ही पत्र लिख दिया। वायलिन वाले को भी ऐसा ही पत्र लिख दिया। उसने यह बाजार जितने में बिके बेच देने को मैंने उससे कह दिया। उसके साथ कुछ मित्र सा संबंध हो गया था, यानी दोस्ती वाला उनका रिश्ता बन गया था। इससे उसके सामने मैंने अपने मन की बात कही। मेरे नाच आदि के जंगल में से निकल जाने के बाद उसने पसंद की। सभ्य बनने की मेरी सनक या जो मेरे अंदर जो धुन सवार हो गई थी वो कई महीनों तक चली। पोशाक की टीम टाप तक बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बन गया जो विद्या को अर्जित करने आया था। ये पाठ महात्मा गांधी जी पर आधारित है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।